सप्लाई तो बढ़ाई, अब इसे दिल्ली तक पहुंचाने की कराएं व्यवस्था। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत। अब पहुंचा ऑक्सीजन का एक टैंकर, कई अस्पताल बेहाल, ऑक्सीजन को लेकर मचा हाहाकार। महाराष्ट्र के विरार में स्थित कोविड अस्पताल में आग से 13 मरीजों की मौत, पीएम सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार में बड़ा हादसा, पटना में दानापुर के पीपा पुल को तोड़ पिकअप गंगा में समाई। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, करीब 10,000 से ज्यादा लोगों की जुटी भीड़। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। कोरोना संकट ने देश की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि संक्रमण से तो मौतें हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत और आईसीयू बेड की कमी से मौत के आंकड़े को बढ़ाने का जिम्मेदार है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश भर में हाहाकार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला और उन्होंने ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी को लेकर सरकार की व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़े कर दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कोरोना के कारण ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट होती है, लेकिन अब अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की किल्लत के कारण मौतें हो रही है। पंजाब में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। किसान भी सरकार की व्यवस्थाओं से काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी गेहूं की खरीद और कोरोना पर विपक्ष हल्ला मचा रहा है। वहीं विपक्ष के तमाम सवालों के आज एएनबी न्यूज से खास बातचीत में मंत्री भारत भूषण आशु ने जवाब दिया। कणक की खरीद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? नहीं सिस्टम सारे प्रॉपर ने, बड़े वधिया ढंग नाल प्रोक्योरमेंट हो रही है। हाँ, जे आपां पिछले साल नाल कंपेयर कर लीए तो पिछले साल कल ताईं 23 लाख मीट्रिक टन फसल आई सी ते इस साल 70 लाख मीट्रिक टन फसल आ गई। ਉਹੀ स्टाफ है, उन्ने ही लेबर दे बंदे है, किते भरन दे विच जिन्नी मर्जी तेजी कर लीए थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, पर प्रोक्योरमेंट बिल्कुल निर्विघन चल रही है। भराई भी हो रही है, प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, तलाई भी हो रही है ते लिफ्टिंग भी हो रही है ते ओदी पेमेंट भी हो रही है। इनिशियली थोड़े जे पेमेंट दे विच जरूर सीगे क्योंकि सिस्टम नवां सीगा। तुसीं सारे जानते हो जिस तरीके आड़तियां दे नाल 10 तरीक नूं मुलाकात होई, मीटिंग होई, बड़ी मैराथन मीटिंग होई। उस तो बाद डिसीजन लिते गए, नवां पोर्टल उन्हां नूं डैमो दिखाया गया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਈ, ਹੁਣ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਘਟਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਪਾਸਿਸ ਪੂਸਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਹਲਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਗਰਡ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਸਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ CCL ਖੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਰੋਲ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਬੋਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਸਲ ਅਗਰ 3 ਗੁਣਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਹੱਥ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਜੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਅਖੀ ਪਹਿਲੇ 2-3-4 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਿਆ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5146 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫਸਲ ਤੇ ਉਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਆੜਤੀਏ ਦਾ, ਇਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਅਗਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਥਰੂ ਆੜਤੀਆਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ MSP ਆ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਸਲ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹ ਤਲਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਕਸ ਲਗਵਾਉਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਂਭਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹੈ ਆੜਤੀਆ। ਭਰੋਸਾ ਦਊਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਰੋਸਾ ਦਊਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ 'ਚ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੋਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। कैमरा मनदीप सिंह के नाल जगतार सिंह, NB न्यूज़, चंडीगढ़। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत की। वहीं सीएम ने केंद्र के सामने दिल्ली की मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए स्थिति से निपटने में मदद का आग्रह किया। केजरीवाल ने पीएम से कहा कि देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले ले। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट्स व्हीकल रहेगा और जाके तो फिर कोई उस ट्रक को रोक नहीं पाएगा। हमें हर कदम पे साथ दिया है और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया। आपका हमेशा सहयोग मिला। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है।
लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फोन ही बहुत है सर उनको। के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट्स से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहां से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए। का आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का। वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं, ऑलरेडी चल रहा है। सर, दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हमारी, दिल्ली तक नहीं आ रहा। उसमें अगर हमें दिल्ली के लिए भी कॉरिडोर मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। आपने 2-3 जगह तो कर दिया सर, आपके इंटरवेंशन से मुझे पता चला। एक दिल्ली के लिए और करा दीजिए सर, यहाँ की हमारी 100 टन ऑक्सीजन उधर से आनी है। मंत्री जी, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो वैक्सीन बनाई है, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक साधुवाद के पात्र हैं। आपने इसमें जो प्रयास किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब लोगों को मिलकर कम से कम समय में अपने नागरिकों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसमें केंद्र और राज्य सभी। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल रूप से बैठक की। यह बैठक कोविड-19 को लेकर बिगड़ते हालातों पर की गई और इस बैठक में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए। बैठक में सीएम के द्वारा पंजाब के लिए कई मांगों पीएम मोदी के सामने रखी गई। इसमें मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा ऑक्सीजन का आवंटित कोटा नियमित रूप से पहुंचाना, रेमडेसिविर और अन्य आवश्यक दवाओं की आपूर्ति करना, वैक्सीन की नियमित आपूर्ति, 1 मई से टीका आवंटन की उचित प्रणाली, टीकाकरण के लिए एसडीआरएफ निधियों का उपयोग और केंद्र और राज्यों के लिए वैक्सीन मूल्य निर्धारण में समानता जैसी मांगों को रखा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री ने यह अहम बैठक की और इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में इस वक्त कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है और इस बीच मुख्यमंत्रियों ने कई मसलों को लेकर प्रधानमंत्री के सामने अपना मुद्दा उठाया और इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पंजाब को लेकर अपनी मांगे रखी। देश में जैसे जैसे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। और इन हालातों पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार को लपेटे में लिया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। क्या कहा जाए, प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ रहा है और हम जिसे आंकड़ा कहते हैं वो किसी के पिता है, किसी की माँ है, किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी के दोस्त है। आंकड़े डरावना कहूं तो वो बहुत छोटा तुच्छ सा शब्द लगता है। ये आंकड़े हमारी सामूहिक असफलता का संकेत है और इतना बुरा संकेत है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। ऑक्सीजन की किल्लत आप देख ही रहे हैं। एक दिल्ली का महत्वपूर्ण अस्पताल, उसने स्वीकार किया कि 25 जो सबसे ज्यादा बीमार पेशेंट थे वो लो प्रेशर ऑक्सीजन या जो भी वजह उसकी वजह से, और बाकियों के बारे में बताया उन्होंने के 2 घंटे का। कभी हमने सोचा था? हमें तो ये रिश्ता भी नहीं पता था कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल, ये अचानक ये लूट, व्यक्तिगत आग्रह और लोगों की हताशा, ये सब कुछ, इसके लिए कौन, कहीं तो जिम्मेवारी है ना? यह जिम्मेवारी नहीं है। कह दें कि ईश्वर की इच्छा थी, कतई नहीं, ईश्वर की इच्छा नहीं थी। हमारी बेरुखी से, प्राथमिकताओं के गलत होने की वजह से यह आंकड़ा अब प्रतिदिन बढ़ता देख रहे हैं। सीधी सी बात है कि कोरोना की इस वेव के आकलन में कहीं तो कोई कमी रही, भारी चूक हुई। ये बक कहीं तो जाके रुके। ये वही लोग थे ना जो बीच रास्ते थपथपा रहे थे कि हमने ये देखो ये कर दिया, कोरोना पे विजय पा ली। अब
किसकी जिम्मेवारी बनती है? अगर आपने क्रेडिट तब लिया था तो आज आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्वीकारता हूं, हमसे चूक हुई है। इतना कहना और उसके युद्ध स्तर पर उस पर काम करना, ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसको आप राजनीतिक नजरिए से देखेंगे कि फलाना ने कहा, मनमोहन सिंह जी ने कुछ सलाह दी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या चिट्ठी करवा दी, रिडिक्यूल किया। ये वक्त है क्या अपोजिशन को रिडिक्यूल करने का, उनका उपहास उड़ाने का? देश में जो भी जान जा रही है ना, वो सब हम सब की है, हिंदुस्तानी की जान है। और हर उस जान जाती हुई, हर वो बेबस आदमी जो मदद मांगता हम नहीं दे पा रहे हैं, असहाय है, इतना हेल्पलेस कभी नहीं महसूस किया था, ईमानदारी से कहता हूं। देखिए, सब कुछ ये थोड़ा थोड़ा डिलेड होता जा रहा है। कहीं ऑक्सीजन लीक कर रहा है, कहीं ऑक्सीजन की लूट हो रही है, राज्य बनाम राज्य, संघ बनाम राज्य। हमने क्या कर लिया है अपने आप को? कौन सी ये हमारी उपलब्धि है? और इसका सामूहिक दान हो रहा है। बहरहाल, अब अगर एमएचए ने किया है तो हम देखेंगे। अभी तो सबसे बड़ी आवश्यकता है टोन अप करने की सप्लाई की। कहां गए वो मंत्री जी जो कह रहे थे कि डिमांड को कंटेन करो? साहब, उखड़ती सांस में क्या कंटेन करेगा? देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बेकाबू होते हालातों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए 30 अप्रैल तक सख्त नियम लागू किए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने 14 मंत्रियों को कोरोना की रोकथाम के लिए मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 की लहर से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के हालातों से पीएम मोदी को अवगत कराया, तो साथ ही कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। तो चौहान ने मध्य प्रदेश में संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन, इंजेक्शन और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मांग की, जिस पर प्रधानमंत्री ने भी व्यवस्था बढ़ाने का आश्वासन दिया। तो खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है, जिसके चलते उज्जैन के लगभग सभी हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं और माधवनगर अस्पताल की यह स्थिति है कि मरीजों को ओपीडी में ही ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, जिसके चलते एक बार फिर प्रशासन ने मक्सी रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को कोरोना संक्रमित के मरीजों के लिए खोल दिया। यहां पर 100 बेड की व्यवस्था की गई है। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों को सही से उपचार मिल सके, इसको देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह और तमाम अधिकारी ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया और व्यवस्थाओं की जानकारी। उज्जैन में जो विक्रमादित्य कोविड केयर सेंटर चालू किया गया है, इसमें 900 बेड्स जो है उसकी हमारी प्लानिंग है। कुल मिला के 900 कोरोना पेशेंट्स का यहाँ पर इलाज किया जा सकता है और शुरुआत के तौर पर कल से ही हम लोग 100 बेड यहाँ पर चालू कर रहे हैं। हमारे जो इस कोविड केयर सेंटर के 2 महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं जिनको मैं रेखांकित करना चाहूँगा। पहले तो ये जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जितने भी दूसरे संगठन हैं, उसके सहयोग के साथ में प्रशासन इसको चलाएगा। आईएमए डॉक्टर कात्यायन मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरी आईएमए की टीम हमारी इसमें लगी हुई है। यहाँ का पूरा सुपरविजन, यहाँ के पूरे प्रोटोकॉल्स जो है वो आईएमए के नेतृत्व में ही उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ तक कि इनके जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर विजिट करेंगे और पूरी तरीके से मरीजों की देखभाल करेंगे। पहले भी जब कोरोना बढ़ा था तो इस संस्था पीटीएस का पहले भी उपयोग किया गया था। अभी जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है उज्जैन में भी और पूरे प्रदेश और पूरे देश में बढ़ता है, उसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि यहाँ पर और पलंग की व्यवस्था करना चाहिए। आज मैंने अभी देखा है कि 200 पलंग की ऐसी व्यवस्था है और यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था रहेगी, किसी को आवश्यकता पड़ेगी 50 बेड वैसे भी रहेंगे जिसका उपयोग वो कर सकेंगे। ये समाज सेवी संस्था है और सब लोगों ने मिलकर काम किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये बात जो है कि कई लोग ऐसे जो घर पे रह नहीं सकते, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएँ हैं कि परिवार छोटा यदि है, मध्यम वर्ग यदि है, तो उनको ठहरने की व्यवस्था और उनको पूरा इलाज बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। मैंने अभी जब अवलोकन किए हैं
और देखा है कि पलंग भी इससे व्यवस्थित लगे हैं। डॉक्टर की टीम भी, जो समाज सेवी टीम है, पूरी की पूरी उनके नेतृत्व में ये काम करेंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छी सुविधा कोरोना को देखते हुए इसकी आवश्यकता थी और 200 बेड से भी आगे इसमें बढ़ाया जा सकता है। होंगे जो यहाँ एडमिटेड होंगे, किन उनका SpO2 लेवल क्या होगा, उनका टेम्परेचर क्या होगा, इस तरह से हमने एक बहुत स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाई है कि यहाँ पर हम शुरुआती फेज में किन पेशेंट्स को रखेंगे और धीरे धीरे हम उसे बढ़ाते जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स भी रखते जाएंगे। IMA की बेसिक भूमिका इसमें पूरे ट्रीटमेंट का मेडिकल सुपरविजन करने की है और अभी तक लगभग हमारे 60 चिकित्सकों ने सहमति दे दी है कि वो यहाँ पर कुछ न कुछ समय अवश्य दे देंगे। तो हमारा जो प्लानिंग है वो ये है कि पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम लोग सेट करके देंगे, हमारे कंसल्टेंट्स देंगे। हम लोग जो यहाँ पर जो पूरा स्टाफ आया है उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हम करेंगे। हम कर रहे हैं लगातार उनके साथ काम, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, BMS डॉक्टर्स है, जो यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से हो इसकी पूरी व्यवस्था उज्जैन नर्सिंग होम एसोसिएशन और IMA मिलकर कर रही है ताकि हमारे डॉक्टर्स उन्हें यहाँ पर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए ट्रेन कर सकें, कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसे पहचान सकें और बता सकें कि उनको किन परिस्थितियों में यहाँ से रेफर भी करना। कुछ और कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया, वहाँ पर भी IMA की भूमिका, इंदौर में भी IMA की भूमिका है, लेकिन उज्जैन में। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज़।